हम डिस्कस करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है कि आपके पास कितने फंडामेंटल राइट्स है? कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कितने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं? और अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है, उनका हनन होता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कितने फंडामेंटल राइट्स है, क्या फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है, अगर संशोधन किया जा सकता है तो क्या उसको वोलेशन मानेंगे हम, अगर होता है तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आपके पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3 पार्ट 3 है, जिसके अंदर मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन किया गया, वर्णन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और आर्टिकल या अनुच्छेद किससे लेके कहां से स्टार्ट होते हैं, 12 से लेके 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो लिए कहां से गए, इंस्पायर कहां से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है। तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स है, स्रोत है फंडामेंटल राइट्स का, वो है बिल ऑफ राइट्स, जो कि यूएसए का है। ठीक है, यहां से हमने फंडामेंटल राइट्स हम इंस्पायर हुए हैं। उसके बाद है सेकंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस जिसको हम बोलते हैं, वहां एक क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। ठीक है, और वहां बड़े 3 फेमस जो वर्ड यूज किए गए थे, वो जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्द यूज किए गए थे। वही 3 शब्द हमने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है या प्रियम्बल है, उसके अंदर कहां से लिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कौन कौन से 3 शब्द है? इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं, जो कि 1789 में हुआ था। उसके बाद जो हमने फंडामेंटल राइट्स में चीजें लिए, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उससे हमने कुछ चीजें ली है। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट हमारा किस पार्ट में? पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। और सोर्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और अब सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन वो ये है कि बोरोड बट इंडियनाइज्ड। हमने बहुत सारी चीजें बाहर से ली है, बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हमने बाहर से चीजें ली है, लेने के बावजूद हमने उसको इंडियनाइजेशन उसका कर दिया है। ठीक है, भारतीयकरण उन सारी चीजों का कर दिया है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उनको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, रीजन क्या फंडामेंटल बोलने के पीछे? तो सबसे पहला रीजन है कि ये ह्यूमन लिबर्टी के लिए बहुत आवश्यक है। सेकंड, ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी पावर ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद है ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो हमने 4 रीजन देखे, 4 कारण देखे कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, उनको मौलिक अधिकार क्यों बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें रीजन है, ह्यूमन लिबर्टी को ये सेफगार्ड करते हैं, स्वतंत्रता को ये सेफगार्ड करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, इसलिए ह्यूमन के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए फंडामेंटल है। दूसरा, जो ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत आवश्यक है ये। ठीक है, थर्ड है कि जो ये अगेंस्ट होते हैं, ये किसके अगेंस्ट होते हैं? ये जब हम इनको बोलते हैं ना, कैटेगराइजेशन करते हैं जब फंडामेंटल राइट्स का, कि पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव किस सेंस में होते हैं कि जब भी ये स्टेट जो होता है, स्टेट की पावर को ये लिमिट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर ये स्टेट की पावर को लिमिट करेंगे तो वो क्या है? वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये स्टेट की पावर जो होती है उसको लिमिटेड करते हैं, रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है कि फोर्थ क्या? ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कि जो हमारा इंसान होता है, ह्यूमन होता है, अगर उसको राइट्स नहीं होंगे तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, वो नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, इसलिए ये आवश्यक हो जाती है 4 चीजें। ठीक है, ये हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 1-2 पॉइंट और देखते हैं इसमें, ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं हमें। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो कहां लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए 12 से 35 आर्टिकल में। ठीक है, और जो इनकी सेफगार्ड करेगा, जो इनकी सेफ्टी करेगा,
वो कौन करेगा, गारंटीड किसके द्वारा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या मैं कहूं जुडिशरी, न्यायपालिका। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स पे किसी भी तरह को यहाँ चाहती है हनन होता है, वोल्यूशन होता है, तो आप जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 में, आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं, 12 से 35। तो आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 12 में दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। देखिए हमने एक पॉइंट पढ़ा पीछे कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो किसके अगेंस्ट मिले होते हैं, हमें स्टेट के। जो स्टेट होता है वो अपनी पावर आर्बिट्रेरी तरह से यूज ना करे, इसलिए हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए होते हैं। अगर इसलिए मिले हैं तो ये क्या करते हैं, आर्टिकल 12 में अगर हमें ये नहीं पता कि स्टेट क्या है, तो हम किसके विरुद्ध राइट्स लेंगे, अपने फंडामेंटल राइट्स लेंगे। इसलिए आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी हुई है स्टेट की, कि स्टेट क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आएगा डेफिनेशन ऑफ स्टेट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। ठीक है, सेकंड आएगा स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य विधानसभा होती है। और थर्ड आएगा लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, और फोर्थ में आएगा अदर अथॉरिटीज। तो ये चार चीजें स्टेट की डेफिनेशन में आती है। सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, जिसको हम यूनियन सरकार कहते हैं। उसके बाद इसमें आती है पार्लियामेंट, जो संसद होती है, वो भी हमारा किसका भाग है, स्टेट की डेफिनेशन में आएगी वो। उसके बाद स्टेट पे आते हैं। स्टेट में क्या, हरियाणा जैसे स्टेट होते हैं जो हमारे अलग अलग, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट असेंबली, जो राज्यों में विधानसभा होती है, वो भी इसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है हमारी, जैसे पंचायत है, गांव में रूरल एरिया में जो है पंचायत है, और जो सिटीज में है वो म्युनिसिपैलिटीज है, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। उसके बाद अदर अथॉरिटी, तो अदर अथॉरिटीज क्या है, ये डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ एक जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट बना रखा है कि अगर कोई भी संस्था उस टेस्ट को पास कर लेती है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, अगर उसको पास नहीं करती तो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप ये बताओ, जो एम्स है, जो NIT, IIT, IIM, क्या ये स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे या नहीं आएंगे? तो इसका आंसर रहेगा कि आएंगे, स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग एम्स जो है स्टेट फंडेड है, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। ऐसे NIT, IIT, ये जो सब है, इन सबको जो फंड मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में या प्रीव्यू में आएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में डेफिनेशन है लॉ की। लॉ क्या होता है, कानून, विधि। अब हमने ये देख लिया कि इसमें आर्टिकल 13 में बहुत सारा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसमें कानून की या लॉ की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, अगर हमें ये नहीं पता होगा, अगर हम आगे देखेंगे, इसमें जुडिशियल रिव्यू भी दिया हुआ है। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू भी दिया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, न्यायिक समीक्षा, कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के किसी भी एक्शन की, किसी भी कानून की, किसी भी लॉ की जांच कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उसका। अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट मिलता है तो हम उसको क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी वो क्या कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है उस कानून को। ठीक है, तो इसलिए हमने आर्टिकल 13 में स्टेट की डेफिनेशन दी है, ताकि हमें ये पता हो कि ये चीज जो है ये लॉ है, ये लॉ है। ठीक है, अगर हमें ये नहीं पता हुआ कि कौन सा लॉ है कौन सा नहीं है, तो उसमें हम अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स को भी वोलेट करता है वो, तो हम उसको जो जुडिशरी है उसको एक तरह से उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती, स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए हमने आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन दी हुई है। और इसमें साथ में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब जो आज के लॉ है वो तो ठीक है चलो, लेकिन जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एग्जिस्टेंस में थे, जैसे सेडिशन एक्ट है,
आईपीसी 124A सेडिशन एक्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश के टाइम से है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उसको लेके क्या बोला हुआ है आर्टिकल 13 में कि अगर उसका कोई पार्ट, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो कोई भी, अगर आजादी से पहले जो कोई कानून था उसका अगर कोई भी पार्ट अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड माना जाएगा, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक डाउन किया जा सकता है उसको, ठीक है। उस पूरे लॉ को नहीं करेंगे, जो पार्ट उसका हनन होगा जिससे फंडामेंटल राइट्स का, उस पार्ट को उसको वॉइड कर देंगे हम, ठीक है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में है। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लॉ बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, उसके बारे में क्या दिया हुआ इसमें कि अगर कोई भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो उसका भी वही पार्ट एक तरह से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या वोलेशन करता हो, ठीक है। ये हमने आर्टिकल 13 के बारे में